नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी पाटिल। देश में कोरोना का कहर पहले से कुछ कम है। ऐसे में जीवन को अब पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए लंबे समय से लॉकडाउन रखने वाले राज्य अनलॉक मोड में आने भी शुरू हो गए हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां अनलॉक का पहला दिन कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। बेशक इसमें वो व्यापारी भी शामिल हैं जिनके प्रतिष्ठान लंबे समय से बंद थे। हालांकि कई कारोबारियों के लिए अनलॉक का पहला दिन किसी आफत से कम नहीं रहा। दरअसल किसी ने गाइडलाइन की सही जानकारी न होने के चलते अपनी उस दुकान को खोला जिसे खोलने की अनुमति नहीं थी, तो किसी ने अनलॉक के नाम पर ही अपनी दुकानें खोल ली। लिहाजा प्रदेश के तमाम हिस्सों में दुकानें न सिर्फ सील हुई, बल्कि इनके संचालकों से भारी भरकम चालान भी वसूला गया। लेकिन सवाल यह है कि पहले ही महामारी की मार से पस्त व्यापारियों पर अनलॉक के पहले ही दिन इस तरह की कार्रवाई करना क्या उचित है? आज इसका हम जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां टूल किट पर जारी सियासत के बीच अब जीएसटी को लेकर भी जंग शुरू हो गई है। हालांकि भूपेश सरकार की यह जंग प्रदेश भाजपा से नहीं, बल्कि सीधे केंद्र सरकार से है। और ये इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों का जो समूह बनाया है, उसमें कांग्रेस शासित राज्यों का कोई भी मंत्री शामिल नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के खिलाफ काम कर रही है। खैर, कांग्रेस के इस आरोप में सच्चाई है या फिर ये आधारहीन है? जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे जीएसटी पर जंग में। तो जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना वैक्सीन समेत उससे जुड़े आवश्यक सामानों पर कर से छूट को लेकर जीएसटी काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों के पैनल का गठन किया है। इस पैनल में कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताते हुए इसे सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ बताया है। लेकिन भाजपा इसे संघवाद का पक्षधर मानकर इसको पूरे देश के लिए तैयार की गई व्यवस्था बता रही है। बहरहाल किसका कथन सही है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच अब एक नई जंग शुरू हो गई है। ये जंग जीएसटी को लेकर है। दरअसल कांग्रेस पार्टी बीते कई दिन से हर स्तर पर कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए वैक्सीन, दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी की छूट के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है। कांग्रेस शासित राज्य होने के नाते छत्तीसगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव इस मामले में अपनी बात केंद्र के सामने रखते रहे हैं। लेकिन अब जब कोरोना वैक्सीन समेत उससे जुड़े आवश्यक सामानों पर कर से छूट को लेकर गठित की गई जीएसटी काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों का पैनल बनाया है, तो उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री जो जीएसटी परिषद का हिस्सा है, उन्हें कोरोना राहत सामग्री पर जीएसटी दरों पर चर्चा करने के लिए गठित जीओएम यानी कि मंत्रियों के समूह में शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों में किसी भी सदस्य को जीओएम में शामिल नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ बताया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जीएमओ का गठन देश के सभी राज्यों के लिए किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ को कोई बात अपनी रखनी है तो वह सुनी जाएगी। जीएसटी काउंसिल में अगर हमारे राज्य के प्रतिनिधि, हमारे जीएसटी मिनिस्टर उपस्थित रहते थे तो केंद्र को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और गैर भाजपाई शासित राज्यों के अगर प्रतिनिधियों को जीएसटी काउंसिल से बाहर किया गया है तो दूर से दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार की मंशा दिखाई दे रही है। ये दोहरी मानसिकता दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ देश में इस तरीके से कानून नहीं चलेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनेगा तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन होगा तो पूरे देश के लिए होगा, ना कि दिल्ली के लिए होगा, ना कि आंध्र प्रदेश के लिए होगा। हमेशा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन होता है नेशनल लेवल में इस समस्या का समाधान, वो चाहे जीएसटी का हो, अन्य मामले को लेकर हो, ऐसे गठन होता है। और गठन में
आप कोई अनुशंसा या आप कोई और चीज चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सुनने के लिए तो रहता है, उसको आप अपने रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। कांग्रेस मानती है कि जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जानबूझकर एक भी कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री को सदस्य नहीं बनाया गया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इसका गठन देश के सभी राज्यों के लिए हुआ है। इसमें किसी के होने या नहीं होने पर सवाल नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि बात सभी की सुनी जाएगी। बहरहाल अब जीएसटी पर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच जो सियासी घमासान शुरू हुआ है वह कब तक चलता है ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो जीएसटी पर जंग का जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बलियानी जी हैं। बलियानी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हैं। चिमनानी साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। और स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलियानी जी, पहला सवाल आपसे ही है। आपने कहा कांग्रेस शासित राज्यों से किसी को भी नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, मिलीजुली है, वो अलग है, अजीत पवार जी है साथ में। त्रिपाठी जी, सवाल वो नहीं है कि महाराष्ट्र को रखा गया है जी। सवाल ये है कि कोरोना काल में जो परिस्थितियां देश में उपजी हैं जी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाइयां नहीं मिल पाई, लोगों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री सिंहदेव साहब ने ही इस मामले को उठाया था जी कि आप कम से कम लोगों को राहत देने के लिए ये दवाइयों पर और इनके जो दूसरे मेडिकल उपकरण है उस पर जीएसटी को समाप्त करिए, 0% पे ले आइए। 0.1 जिस व्यक्ति ने पहल की है 0.01 पे ले आइए, उसी मंत्री 0.1 जी हाँ जी। अब जिस व्यक्ति ने ही पहल की है, जिस मंत्री ने ही पहल की है, उसी को आप उसमें नहीं रख रहे हैं जी। जो जानकार लोग हैं विषय के, बंगाल के जो वित्त मंत्री है वो बहुत जानकार लोग हैं जी। तो ऐसे लोगों को रखना चाहिए, उसको आपने रखा नहीं। और अभी मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का मामला है जी। ये जीएसटी काउंसिल जो है ये केंद्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का मामला नहीं है जी। ये जीएसटी काउंसिल में हिंदुस्तान के हर राज्य के प्रतिनिधि हैं जी। ये राज्यों का समूह है जी। यदि केंद्र सरकार को कोई कानून के मामले होता, उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाते, केंद्रीय कानून की बात अलग होती जी। लेकिन ये जीएसटी सभी राज्यों के इच्छा से, सभी राज्यों की सहमति से बनाया गया है, क्योंकि राज्य के राजस्व इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारी भागीदारी होना अनिवार्य थी और केंद्र सरकार को इस मामले में एक संघीय व्यवस्था है उसका परिपालन करते हुए कांग्रेस शासित राज्य के भी वित्त मंत्री को लेना चाहिए था, हमारे टीएस सिंहदेव साहब को। ये हमारा कहना है। देखिए, आपने कहा दो चीजें हैं यहाँ पे दो उठती, क्योंकि सिंहदेव साहब ने सबसे पहले मुद्दा उठाया है तो ये दावा नहीं बनता है कि उनको भी रखना ही चाहिए। आपने कहा केंद्र के कानून की बात नहीं है, यहाँ केंद्र का कोई भी मंत्री नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री सांगवा जी के अगुवाई में 7 जो ग्रुपों, अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको जो रखा गया है उनमें उनकी बात है। देखिए, केरल से भी रखा गया है, उड़ीसा से भी रखा गया है, तेलंगाना से भी रखा गया है। अब आप ये कहें कि जो खाटी, जहां सिर्फ अकेले बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, वहां से रखा जाए, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ ना तो केंद्र का कोई मंत्री है, या आपने कोई मुद्दा पहले उठाया है तो आपको ही लिया जाए, ऐसा भी कोई जरूरी है क्या रमेश जी? त्रिपाठी जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस शासित राज्य जो हैं जी, उनमें किसी भी राज्य के मंत्री को रख लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत थी जी। राजस्थान के मंत्री को रख लेते, ऐसे ही था तो जी। हमारा यह कहना है कि जो विषय वस्तु के जानकार हैं जी, और टीएस सिंहदेव साहब ने इसमें काफी वर्किंग की थी जी, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ऐसे कुछ लोगों को रखा है जी, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं चाहती हैं कि इसमें जीएसटी को 0.1% लाया जाए। उन्होंने एक बयान दे दिया था कि इससे और चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि उससे मैन्युफैक्चरर को इनपुट रिबेट नहीं मिलेगा। तो उसी का रास्ता हमने निकाला कि इनपुट रिबेट भी मिले मैन्युफैक्चरर्स को और 0.1% टैक्स मिल जाए, तो जो कानूनी परिधि में लाने का सवाल है वो आ जाता है जी। तो मेरा ये कहना है कि इसको तो जीएसटी काउंसिल में निपटा लेना चाहिए था, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री का दबाव था, इसलिए काउंसिल में नहीं निपट पाया और इसको टालने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया और उसमें जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के राज्यों के
किसी भी मंत्री को नहीं रखा गया, क्योंकि ये इशू हमने उठाया है जी। तो केंद्र का ये रवैया अच्छा नहीं है, दोहरा रवैया। कोरोना काल में आपको राहत देना है, कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उसको मानिए जी। इतना अहम और अहंकार में केंद्र सरकार को नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। उसे मानने के लिए ही तो ग्रुप बनाया गया। खैर चिमनानी साहब से उत्तर ले लेते हैं, फिर हम संजय जी के पास चलेंगे। चिमनानी साहब, जैसे कि भाजपा खांटी जो भाजपा शासित राज्य हैं उनसे 3 आपने लिए, उत्तर प्रदेश से लिए, गुजरात से लिए, गोवा से लिए, अलग अलग उड़ीसा से भी लिया आपने, मेघालय से आपने बनाया। ये अलग बात है। जहां जैसे बरलानी साहब बोल रहे हैं कि जहां से बात उठाई गई है कम से कम उनको भी नोटिस में ले लेते, और भी राज्य हैं जो जहां कांग्रेस सरकार है उनमें से किसी को लेते तो शायद ये उंगली नहीं उठती। रहा सवाल बरलानी साहब ने नहीं उठाया, जो मेरे अंदर आ रहा वो ये आ रहा कि कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस को किसी तरह, अगर जैसा उन्होंने कहा कि नहीं चाहते, अगर 0.1 पे आ भी जाता है तो कांग्रेस को किसी तरह से श्रेय न मिले, दूसरे को मिल जाए, बीजेपी को मिल जाए, तेलंगाना को मिल जाए और जहां सम्मिलित सरकार बनी है उनको मिल जाए, लेकिन कांग्रेस को न मिले। ये भी एक मुद्दा उठता है। चिमनानी साहब। माननीय त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बिना नेता के, बिना अध्यक्ष के ये पार्टी चल रही है। कितने सारे इसमें विवाद हैं, किस प्रकार से टूटी हुई है, सब जानते हैं। तो कांग्रेस को श्रेय मिले न मिले, मैं अपनी बात मैंने बीच में नहीं टोका था। ये विषय वस्तु से भटकने की बात है। जी जी जी, एकेडमिक बहस हो रही है, एकेडमिक बात कर दिया। मैंने 5 सेकंड बोला नहीं, आप टोकने लग गए। क्यों भाई? मैंने तो आपको सुना। एक मिनट चिमनानी जी, किस प्रकार की बात नहीं होगी? कांग्रेस का अस्तित्व सवाल। अरे चिमनानी साहब, कांग्रेस के अस्तित्व के सवाल के कौन होते हो आप बोलने वाले? जी जी, कांग्रेस के अस्तित्व में बोलने वाले कौन होते हो आप? बरलानी साहब मैं सवाल कर ले रहा हूँ। चिमनानी साहब, अरे आप कांग्रेस आप आइए। चिमनानी साहब, ये भाषा चल रही है कांग्रेस की। चले चिमनानी साहब, मेरा नहीं, मैंने 5 सेकंड अपनी बात शुरू की। आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस को श्रेय न मिल जाए इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अस्तित्व की लड़ाई, चिमनानी साहब आपने कहा अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई होती कई राज्यों में, उसकी खुद की अकेले दम पे सरकार है, इसलिए ये आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे उधर से प्रतिरोध करेंगे ही सामने वाले। मैं अपनी बात कर सकता हूं क्या बिना किसी दिक्कत के? तो कम से कम 2 मिनट बात कर लूं, उसके बाद टोके, आप बात उसके बाद सवाल करें। वो आप बात करिए, अपनी मर्यादा में रह के बात करना तो करिए, नहीं तो मत रखिए। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौन तय करेगा? राजनीतिक भाषा मत शैली इस्तेमाल करिए। जी नहीं, रमेश जी, चिमनानी साहब, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी की अस्तित्व की बात करेंगे? जी एक मिनट बरलानी साहब, पे सवाल पूछा गया तो मैंने ये जवाब दिया है जो सच है। अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, जो सच है हम वो रखेंगे। दूसरी बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी बात। हाँ चलिए, दूसरी चीज करनी है तो बरलानी साहब एक मिनट, बरलानी साहब इंटरप्शन में डिबेट नहीं होगा। चल बरलानी साहब, चिमनानी साहब व्यक्तिगत उससे मत जाए। देखिए ये क्या इंटरप्शन का तरीका है? मैं तो चुप करके सुन रहा था। सीधा बहुत सारी बातें बरलानी साहब ने कही जिससे मुझे आपत्ति थी। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं अभी कर दूंगा उस बात को। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। चले चिमनानी साहब, मुझे बोलने दीजिए, कंटिन्यू करिए। दूसरी बात, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस को क्या श्रेय मिले ना मिले, तो इस चीज का मैं खंडन कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ये बात बताई। दूसरी चीज, जब कांग्रेस के नेता खुलेआम झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। अब हम कृषि मंत्री जी को सुन रहे थे, विषय चल रहा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, उनकी बाइट को मैंने सुना आपके चैनल पे। वो कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल से कांग्रेस के नेताओं को निकाल दिया गया है। ये क्या हो रहा है? जो मुद्दा है उस पर आप बात नहीं करते। अरे एक टेम्पररी कमेटी बनी है जिसको 8 जून को खत्म हो जाना है। 10 दिन का इस कमेटी का कार्यकाल है। आप कहते हैं जीएसटी काउंसिल से कांग्रेस के नेताओं को आपने निकाल दिया, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को निकाल नहीं दिया, रखा नहीं। अमित जी, नहीं, जीएसटी काउंसिल शब्द इस्तेमाल किया। क्या बातें करते हो माननीय त्रिपाठी जी? क्या उन्होंने जीएसटी काउंसिल शब्द इस्तेमाल किया है। जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के लोग हैं। ये कमेटी बनी हुई है जो एक स्पेसिफिक पर्पज से बनी। अरे भाई, तो इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं। कांग्रेस के लोग हैं इसमें, 8 में से है कांग्रेस के लोग क्या? सर, जीएसटी काउंसिल
जिसमें 33 लोग हैं, जी। उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि अरे हैं। जी जी, वो अलग माननीय है। कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि जीएसटी काउंसिल में नहीं लिया गया। जी, तो नहीं, ये मैं तो एक अभी की बड़ा बात अंतर कर है। रहा हूँ। अरे आप मैं कृषि अभी मंत्री की के बात- भाषण को आप समझा ही नहीं, उनके मैं- आंसर को नहीं समझ पाया। ये सर इंटरप्ट करेंगे तो ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी। सुनिए, ऐसे इंटरप्शन बलियान साहब आपसे भी अनुरोध है, बलियान साहब आपको पूरा मौका देंगे। बलियान साहब आपको से अनुरोध है। शिवनानी जी, मैं अभी इन 8 की बात कर रहा हूँ जो ये मैं आ रहा हूँ तय ना, किया सर। है अब कि मैं आ रहा हूँ। वैक्सीन से लेके कोरोना से संबंधित जो भी उपकरण है उनमें जीएसटी 5% से घटाकर 0.1 कर दी जाए। उसके लिए जो कमेटी बनी है 8 लोगों की, उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, जहाँ पे भ्रम फैलाया जाएगा वहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी जी, था। जी। अब ये जो 8 लोगों की कमेटी है, ये जीएसटी काउंसिल नहीं है। जी ये एक टेम्पररी कमेटी है जो एक पर्टिकुलर काम और एक दायित्व के लिए बनाई गई है। वो अपने रिकमेंडेशन जी। देगी, और वो रिकमेंडेशन देने के लिए ऐसा नहीं है कि 8 के 8 मेंबर बीजेपी के हैं। अब 33 मेंबर अगर जीएसटी काउंसिल के हैं और 8 मेंबर लेने हैं सर, तो कोई तो छूटेगा ना। अब इसमें महाराष्ट्र तो लिया गया, आपने खुद एक आध बताया। कांग्रेस से पंजाब से ले लेते, राजस्थान से ले लेते, नहीं, छत्तीसगढ़ सुनिए से ले ना, लेते। इसमें 4 ऐसे प्रदेश हैं जो एक्सक्लूसिवली नॉन बीजेपी हैं। हाँ। तेलंगाना, जी। केरला, जी। उड़ीसा, एक और प्रदेश है, और मेघालय में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहां जी। के मुख्यमंत्री किसी और पार्टी के हैं। तो हमारे एक्सक्लूसिव 3 ही मेंबर हैं। तो नहीं। इसमें कोई भेदभाव की बात, इसको कांग्रेस राजनीतिक का विषय एक भी नहीं है बनाना। शिवनानी साहब ना। सर, तो 8 मेंबर में कोई तो जाएगा, और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है ना इनकी, अजीत पवार जी हैं उसमें से। वो तो 8 एनसीपी मेंबर के में हैं। एक आ गया इनका। तो एनसीपी क्या के होगा हैं वो। सर, दूसरी बात, इनको अगर और कोई अपनी सलाह देनी है तो ये स्वतंत्र हैं। कमेटी में रह करके ही काम हो ऐसा नहीं होगा। 8 दिन 10 दिन के बाद ये कमेटी खत्म हो जानी है, उसके बाद तो जीएसटी काउंसिल में ये लोग हैं, अभी भी अपनी सलाह ये दे सकते हैं। तो जबरदस्ती का कोई मुद्दा बनाना, मुख्यमंत्री का उस पर बयान देना, और जीएसटी काउंसिल और जीएसटी के ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कंफ्यूज करके भाषा शैली का उपयोग करना, भ्रमित करना, ये चीजें ठीक नहीं है सर। शिवनानी साहब, ये हम और आप इस मुद्दे पे बहस ही नहीं कर रहे होते अगर थोड़ा दरिया दिली के साथ इन 3 राज्यों में, या जो जहां भी कांग्रेस की अकेले दम पे सरकार है, उनमें से एक भी मेंबर बना लेते। आपने ठीक है, आपने केरला से भी बना दिया, यूडीएफ से बना दिया आपने, वहां बीजू जनता दल से बना दिया आपने, वहां एनसीपी से बना दिया, लेकिन एक कांग्रेस से बना देते तो शायद हम और आप भी बैठते नहीं इस मुद्दे पे। देखिए माननीय त्रिपाठी जी, कोई तो छूटता, और जिसको एनसीपी मान रहे हैं वो एक गठबंधन सरकार है। अजीत पवार जी एनसीपी के नाते नहीं है, वो महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसमें कांग्रेस भी है। जी, ये मैं मान लिया जी। तो फिर इसको विषय बनाना, मैं कह रहा हूं अगर रिकमेंडेशन है, मेरी 2-3 बस विनम्र बातें हैं। जी। अगर कोई रिकमेंडेशन है छत्तीसगढ़ के पास, पंजाब के पास, राजस्थान के पास, या मध्य प्रदेश के पास, या जो और लोग नहीं है, तो वो ग्रुप ऑफ मेंबर से बात कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। दूसरा, वो जो भी निर्णय आएगा, ऐसा नहीं है कि वो इन 8 प्रदेशों में रेट कम हो जाएगा। अगर कम होता है तो वो छत्तीसगढ़ में भी कम होगा, वो मध्य प्रदेश में भी कम होगा। जो निर्णय होगा वो पूरे देश के लिए होगा। समस्या कहां पर है? क्यों इसको ईगो का प्रश्न बनाया जा रहा है कि हमको नहीं लिया गया, हमको नहीं लिया गया? आप स्वतंत्र हैं, आप सलाह दीजिए ना। और आप ये कह रहे हैं कि हमने पहले सलाह दी। सर, इसकी कौन सी प्रामाणिकता है कि आपने पहले सलाह दी? इंपोर्ट ड्यूटी तो पहले से ही कम कर दी गई है कोविड के आइटम्स पे, तो उस पर किसने सलाह दी? ये कहना कि हमने सलाह पहले दी, इसकी क्या प्रामाणिकता है सर त्रिपाठी जी? बिल्कुल प्रामाणिकता है या नहीं है ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन बात यही है कि अगर इनमें से, देखिए आप इसके पहले कल ही मैं बहस कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मैं इश्तहार देता गाइडलाइन का तो ये होता कि बीजेपी सरकार प्रचार प्रसार कर रही है। अरे बीजेपी सरकार की तरफ से उनका तमगा नहीं लगाते, मुख्यमंत्री का तमगा नहीं लगाते, सीधे गाइडलाइन का सही सही क्या पालन करना क्या नहीं है कि इश्तहार दे देते, तो ये मुद्दा अलग हो जाता है। और इसके पहले भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, हमने पूछा कि चुनाव क्यों कराया भाई 5 राज्यों में, क्या केंद्र सरकार ने या केंद्र के या बीजेपी प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से कहा क्या कि अभी चुनाव मत कराइए, कोरोना की महामारी है? तो ये सवाल आया कि भाई अगर कांग्रेस के लोग ये बोल रहे थे कि हिटलरशाही चल रही है, आपातकाल की स्थिति है, इसलिए चुनाव कराना पड़ा, तो ये मुद्दा जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर एक विपक्ष में है सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है
आप लोगों ने उनको प्रतिपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो है कांग्रेस। उनमें से एक अगर इसमें से 8 में से ले लेते तो क्या फर्क पड़ता चिन्नानी साहब? सर मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल अभी भी परमानेंट रूप से अस्तित्व में है। ये एक बहुत ही टेम्पररी कमेटी है जो एक विशेष मकसद के लिए अपने रिकमेंडेशन देगी। इसमें विपक्षी दलों से 4 राज्यों से एक्सक्लूसिव नॉन बीजेपी हैं और एक में जिसमें कांग्रेस है उसमें से भी लोग हैं। तो इसको मुझे लगता है एक राष्ट्रीय विषय बनाना कांग्रेस के लिए मुद्दों का न होना है, मुझे ऐसा लगता है। और आज भी मैं निवेदन करता हूं, कोई अगर इनकी सलाह है तो प्लीज रखें, वो सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स सुनेंगे। कैसे सुनेंगे भाई? आपने कहा कि जो कमेटी है जीएसटी की वो ऑलरेडी है, ये सिर्फ 8 तारीख माने अगर ये कमेटी अगर कोई रिकमेंडेशन करेगी तो मान्य नहीं है या अमान्य होगी, वो कमेटी बाध्य नहीं है कि इनकी रिकमेंडेशन माने। आपका कहने का मतलब ये है जो बड़ी कमेटी है 33 लोगों का। जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी से रिलेटेड सारे निर्णय लेती है और कुछ विशेषाधिकार वित्त मंत्री के पास होते हैं। चिमनानी साहब मेरा सवाल आप थोड़ा समझ लीजिए, ये जो 8 लोगों की कमेटी बनी है, ये कमेटी अगर कोई रिकमेंडेशन देती है कि 5 से घटा के 0, 1, 1, 2 जो भी किया जाए, जरूरी नहीं है यानी बाध्य नहीं है जीएसटी कमेटी कि हम इनकी सलाह माने ही, यही कहना चाहते हैं। देखिए नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इनको अगर दायित्व दिया गया है और ये लोग उस पर मेहनत करेंगे, इसीलिए ही तो बनाई गई है कमेटी की ये लोग थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करके सजेशन दें, और फिर इन्हीं के सजेशन नहीं मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन इनके जो सजेशन है उसमें बहुत सारे लोगों के सजेशन समाहित हो सकते हैं। जो राज्य मेंबर नहीं बन पाए हैं वो अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं। चलिए हम बलियानी साहब आपके पास आ रहे हैं। एक बार संजय, ये मुद्दा कितना बड़ा छत्तीसगढ़ में बनता जा रहा है? हालांकि मुद्दे तो बहुत सारे बन रहे हैं, टूल किट से लेके अलग अलग, रोज छत्तीसगढ़ में तो नए नए मुद्दे बन रहे हैं हर तरह से, विपक्ष की तरफ से भी पक्ष की तरफ से भी। ये मुद्दा किस तरह से प्रभावी रहेगा? निश्चित रूप से देखिए ये मुद्दा बड़ा है क्योंकि इस पर खुद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से सहकारी जो संघवाद है उसका एक खुल्ला उल्लंघन है। बातें देखिए, जैसा आप बार बार ये बात कह रहे थे कि ये कहीं प्रश्न ही नहीं उठता अगर एक कांग्रेस शासित राज्य का मंत्री जो होता है इसका सदस्य हो जाता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। और ये परामर्शदात्री समिति है जो बात हो रही थी, ये परामर्शदात्री कमेटी है और इसका किसी भी प्रकार का सुझाव जीएसटी काउंसिल के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो उनके सुझाव पर अमल कर सकती है, उनके सुझाव में संशोधन कर सकती है, उनके जो सुझाव आएंगे उस पर थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती है, बाध्यकारी नहीं है उनके सुझाव। तो अब छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से लगातार जो टीएस सिंहदेव हैं उनसे भी बात होती थी और जब भी वो जाते थे काउंसिल की बैठक में तो उसके बाद लौट कर आते थे और जो तमाम सुझाव होते थे उनके, जब कोरोना काल की शुरुआत थी तब भी उन्होंने ये मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया और कहा कि इसे रिबेट मिलना चाहिए, जीएसटी में जो टैक्स का दायरा है उससे इसे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 5% से घटाकर इसको 0.1% पर लाना चाहिए या फ्री करना चाहिए, जो भी व्यवस्था सरकार कर सके। तो ये मुद्दा निश्चित रूप से न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो पूरा कांग्रेस है उसे एक बड़े मुद्दे के रूप में ले रहा है। एक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नजरअंदाज करने की कोशिश है सीधे सीधे कांग्रेस को, और इसका ही रास्ता खोजा गया कि महाराष्ट्र की जो मिली जुली सरकार है वहां से आप एक सदस्य को ले लीजिए कमेटी में ताकि इसका जवाब देने के लायक कम से कम आप बचें कि आपने एक सदस्य को रखा है जो कि भले ही मिली जुली सरकार का ही व्यक्ति क्यों नहीं है। तो बात यही है संजय, जैसा कि जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है जीएसटी जो कमेटी है, ये परामर्शदात्री समिति जो बनी है 8 लोगों की, तो इसमें खैर बलियानी से उत्तर लेंगे। तो अगर इसकी जो सिफारिश होगी वो मान्य है, नहीं मान्य है, बाध्य है, वो नहीं बाध्य है, ये मुद्दा अलग हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अलग मुद्दा है क्योंकि जीएसटी की दर क्या हो, जो उनकी जो चेयरपर्सन थे, जो सदस्य थे, अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, उनकी अलग अलग सलाह थी। इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी कि जीएसटी की दर घटाकर कोरोना से जो संबंधित जो भी प्रावधान है उसमें कितने किए जाएं। क्योंकि सहमति नहीं बनी जीएसटी काउंसिल में, इसलिए एक मिनिस्टर्स का एक समूह बनाया गया और उसमें जिम्मेदारी ये दी गई कि आप इसका अध्ययन कीजिए, सुझाव दीजिए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ये कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ टाइम बिंग एक
समय के लिए है, टेम्परेरी एक समिति है, उसे अपना सुझाव देना है और उसके सुझावों को जो जीएसटी काउंसिल है संभव है कि बेहतर पाता है, सही पाता है, तो वो उसे लागू कर दे, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब स्थिति ऐसी बनती है, अगर कांग्रेस इसमें शामिल होती तो उसके सुझाव इसमें जाते और सुझाव सीधे तौर पर जाते और वही सुझाव जाते जिसकी बात बार बार हो रही थी, जहां पर जो संबंधित मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, वो बार बार कहते थे कि इसमें क्या सुझाव होने चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी शामिल किया जाता। तो वही बात है, देखिए कोई भी जगह ऐसी आज दिखाई नहीं दे रही है जो कि राजनीति से अछूती हो। कहीं ना कहीं किसी भी काम में राजनीति के कोई ना कोई मायने ढूंढ ही लिए जाते हैं, किसी भी तरफ से घुमा के फिरा के, जैसे भी। संजय, तो 5% सिर्फ जीएसटी नहीं, कई दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, इनमें 12% जीएसटी लग रहा है। जी, बहुत, उसमें तो जो स्लैब है, अलग अलग जो स्लैब हैं, तो उसमें अलग अलग जीएसटी की दर है, तो उसे भी घटाने की, इसे तो पूरी तरह से जीएसटी फ्री करने की बात की गई थी कि इस पर आप कर मत लगाइए, क्योंकि महामारी से जुड़ी ये व्यवस्थाएं हैं, लोगों की जान से, लोगों के जीवन से जुड़ी चीजें हैं, तो इस पर जीएसटी ना लगाया जाए। लेकिन अब देखिए ये बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, सियासी मुद्दा, और कांग्रेस इसे अहम पर बड़ा चोट मान रही है और संघीय ढांचे के खिलाफ बता रही है। संजय जी, निश्चित बलियानी साहब हमारे साथ हैं। बलियानी साहब, काफी देर से आप सभी को सुन रहे थे, चिमनानी जी को भी बड़े धैर्य से सुना, संजय जी का जो समीक्षा है उसको भी सुना। निश्चित तौर पे अगर ठीक है नहीं रखा तो इसमें इतना, जैसा चिमनानी जी बोल रहे हैं, इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि अमित चिमनानी जी का एक कहना गलत है कि रविंद्र चौबे जी ने ये कहा कि जीएसटी काउंसिल बाहर कर दिया गया। रविंद्र चौबे जी का आशय ये नहीं था, उनका स्पष्ट आशय ये था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कांग्रेस शासित राज्य से, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को इसलिए लेना था कि छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने इस पर सभी राज्यों के मंत्रियों को एक सहमति बनाने का प्रयास किया था। जी। दूसरा, ये जो जीएसटी काउंसिल में आम सहमति नहीं बन पाई, जी, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को दिया गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फाइनल जो डिसीजन देंगे उस पर लागू करेंगे। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बाद फिर जीएसटी काउंसिल में फिर आएगा नहीं वो विषय, वो सीधा केंद्रीय वित्त मंत्री उसमें फाइनल कर देंगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नहीं मान रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। जी। त्रिपाठी जी, दरअसल मामला ये है कि केंद्र सरकार के लिए केवल रेवेन्यू है, वो राजस्व को देखती है, उसको आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का नजरिया ये है कि कोरोना काल में आप राजस्व को मत देखिए, आज आदमी की जिंदगी बचाने का सवाल है, कोरोना काल की आपदा से राहत देने का सवाल है। लेकिन केंद्र को पूंजीपतियों के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 1,47,000 करोड़ रुपया तो टैक्स कम करने के लिए दिलदारी दिखाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब आदमी को यदि सस्ती दवाएं मिल जाए इसके लिए उनके पास कोई दिल नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, उनको कोई सरोकार नहीं है। असल में ये है। और दूसरा ये है कि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किस रंग से किनारे किया जाए, क्योंकि उनके लिए चुनौती हिंदुस्तान में यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी भले ही संख्या बल में कम हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की में उसकी बैठ है और हिंदुस्तान में बीजेपी को मुकाबला करने के लिए नेशनल लेवल पर एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो इसको जानबूझकर इनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की काम किया है उन्होंने। बलियानी साहब, अच्छा नहीं है। बलियानी साहब, अगर ये संवैधानिक व्यवस्था में, बलियानी साहब, अगर ये 8 लोगों की जो कमेटी बनी है, परामर्श समिति बनी है, अगर ये सिफारिश करती है, जैसा कि आपने सिंहदेव साहब ने, छत्तीसगढ़ से मांग उठती रही है कि जीएसटी के दायरे से बने कम से कम कर दिया जाए, तो अगर ये मान लेते हैं, कम से कम कर देते हैं, 0.01 नहीं लेकिन उससे भी नीचे कर देते हैं, तब आप संतुष्ट रहेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, हमारा उद्देश्य तो आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत दिलाने का है, दवाइयां सस्ती मिल जाए, कम से कम कीमत पे मिल जाए, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा है ना कि लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए ब्लैक में दवाइयां लेना पड़ गया, क्या परेशानियां थी जी। तो राहत मिलती है तो कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है जी। हम जनता के प्रति कमिटेड है। निश्चित तौर पर हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बलियानी साहब आपका, चिमनानी साहब आपका, संजय आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से जुड़े सामानों की खरीदी पर जीएसटी में छूट देने का आग्रह कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, इस संबंध में वह प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पूर्व में दिए गए सुझावों को दरकिनार करने के लिए ही छत्तीसगढ़ को जीओएम में मौका नहीं दिया गया, या फिर राज्य के सुझावों पर जीएसटी काउंसिल का 8 सदस्यीय मंत्रियों का पैनल और केंद्र सरकार विचार कर उन पर अमल करेगी, या देखना अहम होगा।